चल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ का जो पहला चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्या पढ़ता है, इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण बातों और साथ में इस चैप्टर को पूरी तरह से हम लोग फिनिश करेंगे एक वीडियो में। इस चैप्टर में जो भी प्रश्न आपका है, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी के अनुसार 4 को इसमें क्या है चैप्टर्स है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो इन सारे चैप्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, बाई पार्ट करके एक चीज को हम लोग समझते हैं ध्यान से। ठीक है, देखो पहले चैप्टर्स का नाम है वास्तविक संख्या। यहाँ से देखो करीबन सेकंड में बता रहा हूँ 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन करे जाते हैं पहले चैप्टर से। तो सारी बातें मैं विस्तार से आपको क्लियर कर दूंगा, एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, बशर्ते आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। देखिए चैप्टर्स का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको समझने से पहले कुछ और बात हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे वास्तविक संख्या। देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। देखो प्राकृत संख्या जो होती है ना, 1 से शुरू होती है। अगर कोई संख्या 1 से लेकर अनंत तक जा रही है, 1 से लेकर अनंत का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर वो अनंत तक जा रही है, 100, 1000 कहीं भी जा सकती है। ठीक है ना, तो जो संख्या 1 से शुरू होती है, इसको सिंपली में आप बोल सकते हैं गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। वही बात आ रही है कि प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या करता है, सबसे पहली बात ये समझो, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, NATURE। ठीक है, नेचुरल NATURL क्या बोलेंगे, NATURL, नेचुरल। नेचुरल नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या को शॉर्ट में कैपिटल N से डिनोटिंग करते हैं, सूचित करते हैं। अगर कहीं भी आपको बड़ा N दिखाई देते, इसका मतलब समझिए कि वो प्राकृत संख्या है और उसका मान 1 से लेकर अनंत तक हम लोग रख सकते हैं। ठीक है ना, देखो सबसे छोटी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कर चुका है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो बाबू सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ठीक है ना, यहाँ से ये भी क्वेश्चन करता है कि लगातार 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होगा। आप सोचिए, लगातार 2 प्राकृत संख्या लेकर उसका अंतर निकालना, अंतर का मतलब घटाना है। अब 2 ले लीजिए, मान लीजिए 2 और 3 ले लीजिए, लगातार है तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, यानी लगातार 2 प्राकृत संख्या का अंतर भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, लगातार 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना, 1 है। और प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, N से। अब देखिएगा जो आपको अंत में मैथ का चैप्टर पढ़ना, माध्य माध्यिका बहुलक है, यहाँ से क्वेश्चन करता है कि लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य करता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मध्य। अब प्राकृत संख्या बोल रही है तो 5 को प्राकृत संख्या कहाँ से उठाएंगे, 1 से उठाएंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि बोलिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर 5 तक उठाएंगे, इसका जैसे माध्य निकाली जाती है वैसे निकालिए, सबको जोड़ दीजिए, उसकी संख्या से डिवाइड कर दिए, आपकी निकल जाएगी। देखो प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर हमेशा 1 होती है। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा आते हैं पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में लोग होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। देखो बाबू, जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना, वैसे ही पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। कहां से होती है, 0 से लेकर अनंत तक चलेंगी। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अब सोचिए, यहां से क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो भैया पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है ना, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और पूछेगा लगातार 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो लगातार कोई भी उठाइए और उनको घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए 3, 4 उठा लेते, 4 में से 3 घटेगा, 1 ने 1 निकल जाएगा। तो लगातार 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। वो प्राकृत संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, यदि उनके लगातार संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो हमेशा 1 आती है। इसको कैपिटल W से सूचित करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं ना, तो इसको कैपिटल W से सूचित करी जाती है। तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, लगातार 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर 1, प्राकृत संख्या को कैपिटल N से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या पूछेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, लगातार 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 1 आ जाएगा। उसके बाद पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो W से सूचित करते हैं। तीसरा आइए, तीसरा को लोग इवेन नंबर बोलते हैं, जिसको हिंदी में सम संख्या कहते हैं। देखो बाबू, सम संख्या क्या होती है, सब कोई जानता है। सम संख्या जैसे आपको 2, 4, मान लीजिए आपके पास आम है, 2 गो, 4 गो, 6 गो, 7 गो आम है, या मान लीजिए आपके पास
लीची है, 2 4 6 8 ऐसे आपके पास लीची है। तो बाबू बस इतना समझने वाली बात आपके लिए आ रही है, सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवेन नंबर कहते हैं, तो इवेन नंबर का मतलब होता है जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ऐसे एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, 8 9 10 12 11 ये संख्याएं आपके पास है। देखो 8 9 10 11 12 11 ये कौन सी इसमें संख्या ढूंढना होगा। 8 में 2 से भाग लगेगा क्योंकि 2 चौके 8, 9 में भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो जौना संख्या में 2 से भाग लग गया सम, जौना में नहीं लगा वो ओड नंबर का मतलब विषम संख्या। तो यहाँ पर 8 सम संख्या, 9 विषम संख्या, लेकिन 10 सम संख्या क्योंकि इसमें 2 से भाग लगेगी, 12 भी सम संख्या क्योंकि 2 से भाग लगेगी, लेकिन 11 सम संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगी। ठीक है ना। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा सम विषम से, पूछता है लगातार 2 गो सम संख्या का अंतर कितना होगा। था मान लीजिए 2 गो सम संख्या, तो 8 और 10 उठा लिए, लगातार है क्योंकि 8 के बाद 9 विषम होता है, तो लगातार 2 गो सम संख्या का अंतर लेना। देखो अंतर का मतलब घटा होता है, तो लगातार 2 गो उठा लिए, इनका अंतर निकालिए, 10 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 2। तो लगातार 2 सम संख्याओं का अंतर या लगातार 2 विषम संख्याओं का अंतर, सम संख्या या विषम संख्या अगर लगातार है तो इनका अंतर हमेशा कितना आता है, 2 आता है। ये कई बार क्वेश्चन कर चुका है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या होती है। देखो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है बाबू, कि जो जौना संख्या में अपने आप से 1 से भाग लगे बस। मतलब है मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे सिर्फ 1 काट सकता है और मैं काट सकता हूं, मुझे सिर्फ 1 हरा सकता है और कौन हरा सकता है, मुझे मैं ही हरा सकता हूं। कहने का बस सीधा सा मतलब है कि जिस संख्या में भाग 1 से लगे अपना आप से लगे, किसे, जिस संख्या में भाग 1 से और अपना आप से लगे वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ 11। अब भैया आप सोच में पड़ेंगे 11 कौन सी संख्या। देखो 11 में 1 से भाग लग जाए, सिंपली किसी भी संख्या में 1 से भाग लग जाती है। क्या इसमें 2 से भाग लगेगी, क्या 3 से लगेगी, क्या 4 से लगेगी, 5 से लगेगी, 6 से लगेगी, 7 किसी से भाग नहीं लगेगी, स्वयं से लग जाएगा। 11 है तो 11 ही से भाग लगेगा। तो इसमें 1 से भाग लगा और 11 से लग गया, यानी 1 और अपने आप से भाग लगा। इसका मतलब 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। फॉर एक और एग्जांपल मान लीजिए 12 आपने ले लिया, तो बाबू अभाज्य संख्या कहती है कि जिसमें 1 से अपने आप से भाग लगे। इसके अलावा अगर किसी अन्य संख्या से भाग लगती है तो अभाज्य ना होकर वो भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर ध्यान से इस बात को आप समझिए। देखो बाबू यहाँ पर समझने वाली बात है, 12 लेकर चलते, 12 में 1 से भाग लग जाए ओके, लेकिन इसमें 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा, अपने आप से भी भाग लगेगा। तो यहाँ पे 1 से लग रहा है, 12 से भी लग रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी लग जा रही है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भी लग जा रही है। इसका मतलब 12 अभाज्य संख्या नहीं है। मोटा मोटी मैं आपको समझाना चाहूँ तो अभाज्य संख्या या इसको दूसरा में रूढ़ संख्या हम लोग बोलते हैं, तो ये जो संख्या होती है ना इसमें 1 अपने आप से भाग लगती है। ठीक है। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बाबू, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन किया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। याद रखने वाली चीज है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। तो आई होप आपको अभाज्य संख्या विस्तार से समझ में आ गई होगी। अभाज्य संख्या से एक और क्वेश्चन करता है, जैसा उसको भी देखिए आप। देखिए मान लीजिए अगर a और b 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब इसमें 1 से और अपने आप से भाग लग रही है। तो यदि a और b 2 अभाज्य संख्या है तो बताना है कि इनका मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो जब 2 अभाज्य संख्या होती है ना, जैसे मान लीजिए आपकी अभाज्य संख्या 7 हो गया, 11 हो गया, तो यहाँ पर भी बोला है कि a और b 2 अभाज्य संख्या, तो इसका मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 1 आएगा। तो यार पलट के क्वेश्चन कभी कल करता है, पूछता है कि 2 संख्याओं का यदि मौसा 1 हो तो वो तो आपका कुछ अलग आ जाएगा। यहाँ पर इतना लॉजिक लगाकर समझिए आप, बस इतना कि a और b अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा कितना होगा, तो इनका मौसा आंख मूंद का क्या मारना है, 1 मारना है। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन से भी कुछ ऑब्जेक्टिव आता है, भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या क्या होती है। देखो बाबू भाज्य संख्या का मतलब, जैसे अभाज्य का मतलब क्या समझ रहे थे कि जिसमें 1 से और अपने आप से भाग लगे वही अभाज्य होती है। लेकिन भाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें 1 से लगे, अपना आप से भी लगे और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी लग जाए। जैसे 12 ले लीजिए, 12 एग्जाम्पल ये था ना, इसमें 1 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा और उसके अलावा 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भी लग जा रही। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। अब देखिए कई किताब में इसका डिफिनेशन थोड़ा सा हट कर दी जाती है कि जब 2 संख्याओं का
जब दो संख्याओं का मौसा एक हो, दो को संख्या मान लीजिए आपने 3 4 ले लिया, इसका आप मौसा निकाल कर देखिए एकदम करेक्टली एक आएगा। तो जब दो संख्याओं का मौसा एक हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का भाज्य संख्या कही जाती है, ठीक है ना। 3 और 4 कौन सी संख्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या हो जाएंगी। ऐसी कही जाती है कि जब दो संख्याओं का मौसा एक हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। या सिंपली भाषा में आप बोल सकते हैं कि जिस संख्या में एक से अपने आप से भाग लगे और उसके अलावे अन्य संख्या से भी भाग लगे वो कहलाती है भाज्य संख्या, चाहे संयुक्त संख्या चाहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन किया भी है कई बार, बोलता है कि ए और बी यदि भाज्य संख्या तो इनका मौसा कितना होगा, एक होगा। या ये भी कहता है कि यदि ए और बी का मौसा एक है तो ए और बी कौन सी संख्या हो जाएंगी, तो दो संख्या का मौसा एक दो रहा है, इसका मतलब ये दोनों संख्या एक दूसरे का भाज्य संख्या हो जाएंगी, संयुक्त संख्या हो जाएंगी, यौगिक संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब परिमेय संख्या समझ, देखो परिमेय संख्या कोई बड़ी बात नहीं है जो बटा के रूप में लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है, अब बोलेंगे सर 7 है, ये बटा के रूप में कहाँ है, तो इसके बटा में एक छुपा है। कोई भी संख्या होती है ना उसके बटा में एक छुपा ही रहता है। तो किसी भी संख्या को जब p बटे q के रूप में आप लिखेंगे, किस रूप में, p अपान q, p बटे q के रूप में लिखना है, लिखेंगे, लेकिन नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए। भी शर्त लेकर चल जाते q इज नॉट इज इक्वल 0, नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, मान लीजिए अगर आप 4 ले लिया बटा में 0 ले लिए तो इसका मतलब हो गया कि ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये अनंत है। इसलिए कोई भी संख्या आपको बटा के रूप में है लेकिन नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, वो कहलाती है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। और अब परिमेय संख्या का मतलब जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे आप समझिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस सब को हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका आप दशमलव प्रसा हटाइए, उसके बाद देखिए। तो बाबू कहने का मतलब ये सब कौन सी संख्या है, ये सब है अपरिमेय संख्या। तो जिसको p बटे q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं वो कहलाएगा परिमेय, जिसको नहीं लिख सकते वो कहलाएगा अपरिमेय। अब यहां से इन दोनों को मिलाइए आप, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए तो क्या बनेगा, अमृत और विष को मिलाइए तो क्या बनेगा। यहां पर समझने वाली चीज आ रही है। तो यहां पर परिमेय संख्या, मान लीजिए आप, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, ये लॉजिक है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। 4 अब प्लस √2, अब सोचेंगे आप, बताइए 4 कौन सी संख्या है, क्योंकि 4 के बटा में एक छुपा है, तो आप समझ सकते हैं 4 परिमेय संख्या होगा और √2 कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि यहाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों को मैं मिला दिया हूं। तो बाबू ये पूरा जो मिला हुआ रूप है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ को, चाहे परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के मिलन को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये चैप्टर्स का नाम भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा सा समझते हैं पूर्णांक क्या होता है भैया। देखो पूर्णांक एक ऐसा पद्धति या एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है। समझ में आ रही है ना। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो समझिए ध्यान से। जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में संख्या रेखा के बारे में, नहीं पढ़े, 9th में भी पढ़ना था, मैं बता रहा हूँ। बीच में 0 और 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0 से जैसे ही पीछे आएंगे -1, -2, -3, माइनस पूरा ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना बाबू। बस इतना मतलब है कि पूर्णांक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्लस माइनस जीरो दोनों होता है, तीनों होता है। इधर देखो प्लस, इधर माइनस, अब बीच में 0। तो ये क्या है, ये एक पूर्णांक है। अगर मान लीजिए इस पर जितनी भी संख्याएं हैं प्लस माइनस 0 सब उठा के झोला में कस दे तो झोला में जो कसा गया संख्या है वो क्या होगी, पूर्णांक होगी। तो बोल सकते हैं कि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं शामिल होती है, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, और तीसरा का शून्यात्मक भी होता है। शून्यात्मक की उतनी चर्चा नहीं होती है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब इसमें धनात्मक संख्या आएंगी 1 2 3 4 5, और ऋणात्मक संख्याएं का ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब इसमें सिर्फ ऋण संख्याएं आती है, माइनस वाली संख्याएं आती है। तो ये चैप्टर्स का जो पॉइंट था मैंने उसको क्लियर करा दिया। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। देखो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग मौसा निकालते हैं। ये आप सूत्र पढ़े होंगे, इस सूत्र की मैं चर्चा करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप ये सूत्र पढ़े नहीं हो तो पढ़िए ध्यान से, क्योंकि इसमें पढ़ना आपको a बराबर BQ प्लस R।
यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, चाहे विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है। इसको कई किताब में भाग लेमा के भी नाम से जानी जाती है। तो कई बार क्वेश्चन किया भी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, या भाग लेमा का सूत्र क्या होता है, चाहे विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है बाबू, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ शर्त इतना होता है कि बी का मान हमेशा आर से बड़ा होगा। इसी को लिखी जाती है बी ग्रेटर देन इज इक्वल 0। यहाँ पर समझने वाली बात है। इसका मतलब हो गया कि b का मान r से बड़ा होगा। r क्या है, शेषफल है। देखो a भाज्य b भाजक और q भागफल और r क्या है, शेषफल है। तो r इस शेषफल है, ठीक है ना। तो जो भाजक का मान होगा वो शेषफल से बड़ा होगा, लेकिन शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 से कभी छोटा नहीं होगा। कभी शेषफल आप माइनस में नहीं देखे होंगे, माइनस में कभी शेषफल नहीं आती है, ठीक है ना बुआ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र यही होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच हमें मौसा निकालना है इसका प्रयोग करके। तो बड़ी संख्या जो ए 4 है ना, 4 को ए मान लेंगे और बी छोटा को 3 मान लेंगे। मतलब बी को क्या करें, 3 को क्या करें, बी मान लेंगे। अब 3 में आप किससे गुना करिए, 4 आएगा तो उस 4 या 4 से कम भी तो आ सकता है ना, क्योंकि 3 के पास में 4 आती नहीं है तो एक बार में लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ समझने वाली बात, 3 का 1 से गुना करें 3 रहेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, क्योंकि इसका जो भी गुणनफल आता है बी और क्यू का उसको क्या करेंगे, गुना करके इससे घटा देते 1 हो गया। तब तक आपको ऐसा क्रिया करना होता है जब तक शेषफल 0 नहीं है। तो बराबर वाले को इधर खींचेंगे, शेषफल से फिर भाग लगाएंगे, 3 बार में कहेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। अब शेषफल 0 आ गया था, मौसा का मान बराबर के बाद वाला मौसा का मान यहाँ से निकल जाएगा 1। देखो मैं अगर समझाना चाहूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे मौसा निकालते हैं, ये पहले भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, कई बार ये पढ़ाया गया है। तो इतना बस याद रखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसके द्वारा हम लोग HCF, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौसा निकालते हैं। अब इसके द्वारा मौसा कैसे निकालते हैं इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, इसमें आपको क्या पढ़ना है, 1.2 में आपको क्या पढ़ना समझिए। देखो 1.2 में सबसे पहले हमें पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, समझिए इस चीज को। देखो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि जो भाज्य संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए 12 कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, समझिएगा 12 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। अब 12 का यदि मैं फैक्टर करना शुरू करूँ तो कैसे, 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 एकम 3। तो 12 का जब मैं फैक्टर किया हूं तो 2 गुना 3 आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ समझिए 12 भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 12 में एक अपने आप से, उसके अलावा भी अन्य संख्या से भाग लग रही है। अब यहाँ पर जो इसका फैक्टर आ गया 2 2 3। अब बताइए 2 कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, 2 भी कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, 3 भी कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये नियम कहता है, किसका नियम कहता है, ये नियम कहता है और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का ये कहता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आप कोई भी भाज्य संख्या लेकर चले, मान लीजिए 48 है। अब इसका जैसे ही आप फैक्टर करेंगे बाबू, 2 से लगाएंगे 24, 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे आपका 3, फिर 3 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 2 3 आ रही है, तो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। यहाँ 48 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 48 से भी भाग लगेगा, उसके अलावा 2 से भी भाग लगेगा। तो भाज्य संख्या का जो फैक्टर होता है ना, हमेशा अभाज्य संख्या आती है। तो बाबू अभाज्य संख्या का फैक्टर करने से अभाज्य संख्या आती है, तो यही अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है ना। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें हमें निकालना होता है HCF गुना LCM। तो HCF और LCM का गुना करेंगे तो दोनों संख्याओं के बराबर हो जाती है। इस एक्सरसाइज का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बाजे बच रही है, मुझको दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। अब जो देखो तीसरा जो एक्सरसाइज पढ़ना 1.2, इसमें सिद्ध करना होता है √2 अपरिमेय संख्या है, चाहे √2 को जोड़ घटाव में देता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। अब इसको कैसे सिद्ध करना है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। अब पांचवा जो है ना, ये चौथा जो एक्सरसाइज 1.4 है, इसमें हमें पढ़ना है कि शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होता है। देखो सिंपली बताऊं, शांत दशमलव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई परिमेय संख्या p/q है, तो p/q होता है नीचे वाला जो q है ना, इसका गुणनखंड 2 n गुना 5 m के रूप में होना चाहिए।
यदि इसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में आ गया तो बोल सकते हैं वो शांत दशमलव है। अशांत दशमलव का मतलब जिसका फैक्टर नीचे वाले का फैक्टर देखना है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिए, मान लीजिए अगर 8 बटा यहाँ पर हम दे दिए कितना 10 दे दिए, तो 10 का नीचे वाला का फैक्टर करिए, 10 का फैक्टर करेंगे 2 और 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? ये बाबू है शांत दशमलव है, ठीक है ना। ये कौन सा शांत दशमलव है। लेकिन मान लीजिए अगर 8 बटा हम 9 दे दिए तो 9 का फैक्टर 3 आएगा, मतलब 2 5 के रूप में नहीं आ रही है। इसका मतलब हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा। सिंपली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, शांत दशमलव अशांत दशमलव में नीचे वाले से कोई परिमेय संख्या चाहे कोई वास्तविक संख्या बटा वाले देखो ना, नीचे वाला मान देखना है। यदि उसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में आ जा रही है तो आंख मूंद हम लोग बोलेंगे वो शांत दशमलव है, और नहीं आ रही तो बोलेंगे वो अशांत दशमलव है। हालांकि इस चैप्टर्स का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको क्या किया, वास्तविक संख्या की जो बेसिक बातें, जो एक्सरसाइज वाली बातें, वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।